तांता लगा हुआ है और बेबी चक्रवर्ती भी मिलने गई थी। वो तो रो पड़ी, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ममता बनर्जी को देखकर वो भावुक हो गईं और टीएमसी के तमाम नेताओं का सिलसिला अस्पताल आने का लगातार जारी है। बीजेपी के नेता भी पहुंच रहे हैं ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए। तो बंगाल में ममता पर हमले को लेकर राजनीतिक शोर जबरदस्त हो रहा है। कांग्रेस नेता इसे तमाशे के नजरिए से देख रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी से बात की है हमारे संवाददाता ने। ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में पेश आए हादसे के बाद वहां सियासत गर्मा गई है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। दादा, जिस तरीके से पिक्चर वायरल हो रहा है दीदी का, वहां पे वो अस्पताल में लेटी है, उनके पैर में प्लास्टर बंधा है, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उन पे हमला हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन में गुहार लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अगर हमला होगा तो जांच पड़ताल किया जाए, तफ्तीश किया जाए, जल्द से जल्द सीबीआई को तैनात किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तैनात किया जाए। और बंगाल के मुख्यमंत्री को हमला कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं करेंगे, शायद हो सकता है इंटरनेशनल कोई संतरासवादी, इंटरनेशनल कोई आतंकवादी भी इसमें शामिल हो सकता, तो इसलिए एनआईए को बुलाया जाए, लेकिन किसी को नहीं बुलाया जाता। तज्जुब की बात होते हैं। उनकी शरीर में जरूर चोट पहुंची है कुछ। मैं चाहता हूं, भगवान से दुआ मांगता हूं कि जल्द से जल्द वो चुस्त और दुरुस्त हो जाए और चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन ये जब हिंदुस्तान में सालाना 1.5 लाख लोग भारतीय वासी रास्ते पे चलते चलते मौत की शिकार होते हैं, 1.5 लाख लोगों की जान गंवाने पड़ते और लाखों की तादाद के लोगों को चोट पहुंचते हैं सालाना। सबको हॉस्पिटल जाना पड़ता, सबको इलाज कराना पड़ता, सबको ये हाल होते हैं। तब मुख्यमंत्री को हो सकता कहीं कोई चोट पहुंची हो, लेकिन इसके साथ साथ साजिश का क्या संबंध है, ताल्लुकात है, ये तो कम से कम बताए। हम भी तो जानना चाहते हैं दूध में दूध कितना है, पानी कितना है, ये भी जानने का हकदार हम भी है। तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ वायरल किया जाता है क्योंकि चुनाव है। चुनाव में ममता बनर्जी चाहती है कि इस घटना को सामने रख के आम लोगों की भावना को अपनी तरफ खींचे, अपनी ओर खींचे और चुनावी बक्सा में इसको थोड़ा डाला जाए। नहीं तो इस तरीके की चोट सबको पहुंचते हैं। हम सब जिंदगी में कई बार चोट का शिकार हुई है, लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं? वायरल करने की इसलिए जरूरत होती है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज़्यादा। उनको ये लगेगा कि हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए। बस यही इनका असली मुद्दा है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है आप कह रहे हैं? मुझे लगता है हालात उनकी नाजुक हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा इस विषय को लेकर इस तरीके की वायरल की पॉलिटिक्स करते हैं। और एक पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड, मतलब हमें मार रहे हैं कोई, हमें कोई चोट पहुंचा रहे हैं, हमें कोई आहत कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड वो शुरू कर दिया। ममता बनर्जी पे धर्म विशेष की तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो मंदिरों के दर्शन कर रही है, घंटे बजा रही, 7 मंदिर कल उन्होंने दर्शन किए। ये तो मोदी जी उनको मजबूर कर दिए हैं। मोदी जी के चलते उनको चंडी पाठ भी अभी करना पड़ रही है, ये तो हम सब देखते हैं। पहले जैसा वो मुसलमानों को खुशी करने के लिए पहले क्या करते, दुआ मांगते थे, फोटो लगाते थे, कभी वो कपड़ा लगाते थे सर पे, तरह तरह की वो कायदा कानून करते थे। लेकिन अभी उनको ये लगी कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में काम नहीं बनेगा, चलो अभी मोदी से हम ज़्यादा हिंदू है, ये हमें साबित करना पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी अभी मोदी से ज़्यादा ही वो हिंदुत्ववादी है, ये साबित करने के लिए मैदान में उतरे हैं और दिखाना चाहता है मैं किसी से कम नहीं, जब तक हिंदुत्व की सवाल है। अधीर रंजन चौधरी जबरदस्त निशाना साध रहे हैं ममता बनर्जी पर। वो कह रहे हैं कि ये ममता सिर्फ भावुक होकर इमोशनल कार्ड खेल रही हैं वोट के लिए। फिलहाल रुख हम दिल्ली का करते हैं। दिल्ली का बजट पेश हो चुका है और दिल्ली का बजट पेश करने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज तक से खास बातचीत की। देशभक्ति की योजनाएं, ओलंपिक खेलों में आवेदन की तैयारी, पेट्रोल डीजल के दामों और उपराज्यपाल को आर्थिक शक्ति देने के सवाल पर मनीष सिसोदिया खुलकर बोले हैं। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। सर, सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है किस तरह आपने इस पूरे बजट को देशभक्ति बजट की तरह नामांकित किया है। इसके पीछे मकसद क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को? मकसद बड़ा सीधा सा है कि 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। इस वक्त जिस वर्ष के लिए बजट है, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा आज़ादी की, तो उस वक्त पूरा देश उसी तरह देशभक्ति के रंग में डूबे
जैसा आज़ादी से पहले डूबा हुआ था। हर तरफ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, चारों तरफ देशभक्ति का जलवा था, एक सपना था देश आज़ाद हो। आज 75वें साल में हम उस सपने को याद करें, इस 75वीं वर्षगांठ के बहाने हम थोड़ा आकलन करें कि हम उस सपने से जो सुभाष जी ने देखा, भगत सिंह ने देखा, आज़ाद ने देखा, गांधी जी ने देखा, बाबा साहब ने, इन सब ने जो सपना देखा, उस सपने को लेके हम 75 साल में कहाँ आ पाए हैं, ये याद करें। फिर इस सपने को आगे कैसे बढ़ाएंगे ये तय करें। तो आज हमारे बजट में यही बात निकल के आती है। और 75वां साल है भाई, बनती है इतनी देशभक्ति की बात तो बनती है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी है कि आम आदमी पार्टी देश भर में अपनी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है इस देशभक्ति बजट के जरिए? राजनीतिक मायने क्या हैं इसके? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत कट्टर देशभक्त है। वो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। देश में भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकने का जो आंदोलन हुआ, उससे निकली हुई पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो चाहता है कि पूरे देश में देशभक्ति की बात हो, और ये जो इतना भ्रष्टाचार है, जात पात के झगड़े हैं, धर्मों की लड़ाइयाँ हैं, ये सब खत्म होके शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, खेल की बात हो, ये सब बातें होनी चाहिए। लेकिन क्या देशभक्ति को लेकर केंद्र की जो भाजपा सरकार है या भाजपा, उससे कोई कंपटीशन तो नहीं है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सब में होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां धर्म में, जातियों में, क्षेत्रों में बटें, इससे अच्छा देशभक्ति पे कंपटीशन करें ना। इससे अच्छा शिक्षा पे, देशभक्ति पे कंपटीशन करेंगे तो फिर शिक्षा की बात आएगी, स्वास्थ्य की बात आएगी, खेलों की बात आएगी, रोजगारों की बात आएगी, इकोनॉमी की बात आएगी, पर कैपिटा इनकम की बात आएगी। तो देशभक्ति पे कंपटीशन करें राजनीतिक पार्टियां, नुकसान क्या है इसमें? सबसे अहम आपने जो घोषणा की बजट में कि जब 100 साल पूरे होंगे देश की आज़ादी को, तो दिल्ली आवेदन करेगी ओलंपिक खेलों के लिए। इसके पीछे की क्या वजह है और क्या तैयारियां हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दिल्ली को ऐसी स्थिति में। क्या इसके पीछे आपने पूरी रिसर्च की है और आगे की क्या तैयारी है? रिसर्च भी की है और सपना भी देखा है, दोनों है। मैं बहुत सारे खेल प्रेमियों से मिला हूँ, बहुत खिलाड़ियों से मिला हूँ, कोचेस से मिला हूँ, उनके पेरेंट्स, लोगों से मिला हूँ। सबके मन में ये सपना है कि भाई हमारे यहाँ ओलंपिक्स क्यों नहीं होते। ओलंपिक्स अचानक किसी ओवरनाइट नहीं हो जाएंगे। आज हम सोचें और 3 साल में ओलंपिक करा देंगे, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है। जिन देशों में, जिन शहरों में भी ओलंपिक्स हुए हैं, वहाँ 15-15, 20-20 साल की तैयारियां लगी हैं। तो जब हमारा 100वां आज़ादी का साल आएगा, उस वक्त की तैयारी हम आज से शुरू करें और उसी में हम तय करें कि हम अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 10-12 साल में इतना लेके जाएंगे कि 12 साल बाद हम बिडिंग करने की स्थिति में आ जाएं। जो मैंने बात की है 2048 में जो ओलंपिक्स गेम्स होंगे, उनकी शुरुआत होगी बात करने की 2032 से। 2032 में उसकी बिडिंग प्रोसेस शुरू होगी। 2032 से 35 के बीच में उसका बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होना है। हमारे पास 10-12 साल हैं। हम 10-12 साल में अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और शहर के स्पोर्ट्स के वातावरण को, खेलने का, अपने खिलाड़ियों का, इन सबको 10-12 साल में इतना शानदार कर लें कि 10-12 साल बाद लोग देखने लगें कि दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर। लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए होगा इसमें, उनसे किस तरह से बातचीत करेंगे? क्या उसका प्लान है? सबका सहयोग चाहिए होगा, और बिना केंद्र सरकार के सहयोग के तो ये कभी भी संभव नहीं है। केंद्र सरकार से हर तरह का सहयोग चाहिए और केंद्र सरकार भी करेगी मदद। भाई दिल्ली देश की तो राजधानी है, केंद्र सरकार देश की तो सरकार है। अगर एक शहर अपने आप में कमिटमेंट के साथ खड़ा हो रहा है, शहर के लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप को तैयार करते हैं, आज से 10 साल बाद हम दुनिया के सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें भी ओलंपिक्स होस्ट करने हैं, तो केंद्र सरकार के लिए भी फख्र की बात है। लेकिन जो खिलाड़ी आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से भरोसा दिलाना चाहेंगे कि दिल्ली में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि वो आकर्षित हों इन तमाम खेलों की तरफ और दिल्ली सरकार जो कह रही है उस पर और भी ज्यादा भरोसा कर सकें? हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। पिछले 5-7 साल में हमने जितना स्पोर्ट्स का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उससे हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। हमने बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन से लेके एक्सलेंस स्पोर्ट्स पर्सन तक जिस तरह की अवार्ड स्कीम शुरू की हैं, रिवॉर्ड स्कीम शुरू की हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी मेडल जीत लाता है तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन मेडल जीतने के लिए जो संघर्ष करता है उसको कोई मदद नहीं करता। दिल्ली सरकार 16 लाख रुपए देती है अपने संघर्षशील खिलाड़ियों के लिए, सपोर्ट के लिए। उनमें से कोई मेडल जीत के लाएगा, पर मेडल जीतने से पहले हर साल 16 लाख रुपए दे रही है। तो ये सारी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से आज खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और ये आइडिया मुझे खिलाड़ियों से ही आया, खिलाड़ियों की तरफ से ही रखा कि हमको, और ये बात खिलाड़ी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आज हमारे देश का कोई शहर तैयारी करना शुरू करेगा तो 10-12 साल बाद इस स्थिति में पहुंचेगा सीरियसली काम करके कि हम दुनिया के सामने जाके कह सके कि हमें भी ओलंपिक्स कराने हैं। उसके बाद होगा नहीं होगा वो 2032-33 की बिडिंग पे तय कर होगा, लेकिन
हमें कराने हैं, इस लायक बनने के लिए हमें 10-12 साल लगेंगे और आज हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बजट पेश किया, आपने कहा कि लोगों को राहत मिलेगी, आपने ये भी कहा कि जो आय है वो 16 गुना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की महंगाई को भी लोग झेल रहे हैं। दिल्ली क्या इसमें राहत दे सकती थी इस बजट में? देखो, दिल्ली सरकार के दायरे में जो चीज़ें आती हैं, फ्री बिजली आती है, फ्री पानी आता है, फ्री एजुकेशन आती है, फ्री हेल्थ सिस्टम आता है, जहां दिल्ली सरकार का सीधा दायरा है, वहां हमने बहुत राहत अपनी तरफ से पूरी दे रखी है। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, पिछले 3-4 साल में पेट्रोल के दाम जितने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए हैं, उतने ही केंद्र सरकार उसकी कीमत बढ़ाती गई है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाती गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितने दाम कम हुए, केंद्र सरकार ने पिछले 3-4 साल में जो दाम बढ़ाए हैं एक्साइज के और इन सब के, वो अगर कम कर ले तो अपने आप पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे। अभी केंद्र सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं कि क्या एक्साइज ड्यूटी भी घटाई जाए ताकि राहत मिले, या फिर सभी राज्यों में ये जो महंगाई है वो बढ़ते रहेगी? नहीं, केंद्र सरकार चाहे तो डिसाइड कर सकती है और उनको करना चाहिए कि भाई इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो गया है, तो लोगों को राहत देने के लिए जितनी टैक्सेस पिछले 3-4 साल में बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पे, वो कम कर दें। हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हटा लो, हम तो कह रहे हैं 4 साल पहले था क्या 100 रुपये का पेट्रोल, उसमें मान लीजिए 20 रुपये उसकी कॉस्ट है, 20 रुपये सरकार राज्य सरकार लेती है, तो 60 रुपये केंद्र सरकार ले रही है। पहले 40 रुपये लेती थी, पेट्रोल 40 रुपये का था, तो पेट्रोल की कीमत वापस 20 हुई, तो केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, तो वो हिस्सा केंद्र सरकार ना बढ़ाए, वापस कर दे। साथ ही बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुछ खास असर देखने के लिए मिला नहीं। आपको लगता है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी मार पड़ी और ऐसी स्थिति में जरूरी था कि दिल्ली में जो कम से कम फैक्ट्रियां हैं वहां तक सरकार पहुंचे और उन्हें कुछ राहत देने की बात करे ताकि दिल्ली में उत्पादन बढ़े। दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने देना, दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, दिल्ली में शानदार ट्रेंड मैन पावर देना, स्टार्टअप के लिए नई पॉलिसी लाना, दिल्ली में एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट देना, ये सारी चीज़ें औद्योगिक क्षेत्र के लिए हैं। इस वक्त सीधे लिए चलते हैं ममता। नए स्कूल खोलें, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक खोलें, ऐसी स्थिति में आप যেটাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। স্যার, আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी भर्ती होने के बाद अस्पताल से उनका खुद का वीडियो सामने आया। मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में भी दर्द है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, भड़के नहीं, कोई हिंसा न करें। ममता बनर्जी ने अपील की है अस्पताल से। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।